हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, प्रश्न बैंक 2021-22। तो लगातार हम लोगों आपको वीडियो दिए जा रहे हैं हिंदी के। तो इस वीडियो में हम वितान के प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। हमने वितान के ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अन्य वीडियो, काव्य खंड के प्रश्न उत्तर, गद्य खंड के प्रश्न उत्तर के वीडियो पहले दे चुके हैं। इस वीडियो में हम वितान के वीडियो लेके आए हैं, वितान के प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। विशेष बात, अगर आप विज्ञान संकाय या गणित संकाय के स्टूडेंट है तो हम भौतिक और रसायन के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। और अगर आप कला या वाणिज्य संकाय के स्टूडेंट है तो हम अर्थशास्त्र के और कला संकाय में राजनीति के, भूगोल के, इनके वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हम डालते हैं। आप उन पे भी बने रहिए और चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आगे अगला, इसका पहले प्रश्न से वितान का। तो पहला प्रश्न है वितान का, यशोधर बाबू के तकिया कलाम वाक्यांशों में कोई 4 वाक्य लिखिए। मतलब वो कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। वैसे उनका शब्द आप लोगों को बता दूं मैं, सबसे फेमस इस पार्ट का शब्द है सम हाउ इम्प्रायर, सम हाउ इम्प्रॉपर। ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ इस चैप्टर के अंदर। मैंने भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से दिल लगी से पढ़ा था, इसको बहुत अच्छा आनंद आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश सबसे ज्यादा उनका उपयोग हुआ है। इसके अलावा साधारण पुत्र को असाधारण वित्त मिलने पर, अपने से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, घर में गैस फ्रिज के आने पर और केक काटने की विदेशी परंपरा पर, सभी जगह वो कौन सा तकिया कलाम इस्तेमाल करते थे? सम हाउ इम्प्रॉपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आनंद को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? आनंद को उसके पिता ने पाठशाला जाने से इसलिए रोक दिया था कि उसकी गलत आदत सलत पड़ गई थी। मतलब गलत संगति पड़ गई थी उसके अंदर, गलत सलत आदत पड़ गई थी। और इन गलत आदतों में वे कंडे बेचना, सिनेमा देखना, खेत और घर के काम में ध्यान न लगाना आदि बताते हैं। मतलब वो गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए वो या तो वो उल्टे पुल्टे काम करता था, खेत और घर के काम नहीं करता था। असिक के फूल से क्या आशय है? असिक के फूल मतलब भगवान के चरणों से उठाए हुए फूलों के आशीर्वाद का मतलब है असिक के फूल। याद रखना, जो भगवान के चरणों से उठाए हुए आशीर्वाद के फूल वो क्या कहलाते हैं? असिक के फूल। फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार थे? फ्रिज को यशोधर बाबू फायदे की चीज नहीं मानते थे। उनका कहना था कि इसमें रखा हुआ बासी खाना खाना पड़ता है। सीधी सी बात है, फ्रिज में अगर रखेंगे तो ठंडा भी हो जाएगा, बासी भी हो जाएगा, पर कुछ चीजों की ताजगी रहती है, ये अपन लोग जानते हैं सभी लोग। ठंडा पानी गला पकड़ लेता है। बस संतुष्टि इस बात की थी कि साधारण स्तर वाले मेहमान फ्रिज का ठंडा पानी पीकर अपने आप को धन्य अनुभव करते थे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा उत्तर दे रखा है इनमें, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। अगला, अपने आसपास के उन सुविधाजनक आधुनिक संसाधनों के बारे में लिखिए और इन साधनों को बुजुर्ग क्यों पसंद नहीं करते हैं। हाँ, देखा होगा आप लोगों ने, गांव में भी या घर पे भी बातचीत होती है तो कोई नई चीज आती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो एक ही जरूरत। तो ऐसा सभी जगह चलता है, हमारे घर में भी चलता है, सभी जगह चलता है। आगे इसका उत्तर देखते हैं। अपने मन से भी उत्तर लिख सकते हैं इसका हम। आप लोगों ने देखा होगा, हम ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो घर के लोग टोकते हैं, रोकते हैं। तो युवाओं द्वारा अत्यधिक मोबाइल चलाना, युवाओं द्वारा पैदल न चलकर मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना, लड़कियों द्वारा जींस व शर्ट पहनना, लड़के और लड़कियों की दोस्ती व पार्क में घूमना, खड़े होकर भोजन करना, तीव्र आवाज में संगीत सुनना, इन सभी परिवर्तन को जो बुजुर्ग है उनको पसंद नहीं आते हैं, ये उसको गलत मानते हैं। ठीक है, इसमें और भी हम आगे लिख सकते हैं कि बुजुर्ग वर्ग इन सभी आधुनिक परिवर्तनों का विरोध करते हैं। वे आधुनिक साधनों में सुविधाएं नहीं बल्कि कमियां ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कुछ सुविधाओं को वे स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब मानते हैं तो कुछ उन पर
कुछ परंपराओं की दृष्टि से खराब मानते हैं। वेशभूषा चाल चलन को पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव समझकर उसको दूषित संस्कृति की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कि महिलाएं व लड़कियों को अपनी सभ्यता व संस्कृति के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो बहुत हद तक वो सही भी होते हैं अपनी जगह, पर कुछ मायने में उनकी बातें गलत होती है, आप उसको जमा के लिख सकते हो। यशोधर बाबू ने किशनदास से जिन जीवन मूल्यों को पाया वह अपने लिए भी कैसे उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो मन से आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे, यहां पे पढ़ना पड़ेगा। किशनदा कौन थे, आप लोगों को मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। किशनदा यशोधर बाबू के वो व्यक्ति थे जहां पे सबसे पहले यशोधर बाबू रहने आए थे, और किशनदा ने उनके घर पे काम करने के लिए उनको रख लिया था ऑफिस बॉय के रूप में। उनकी नौकरी बाद में लगी थी। किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष थे। उन्होंने यशोधर बाबू को नौकरी के लायक बनाया। ऑफिस का सारा कामकाज, आचार व्यवहार, चाल चलन आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किशनदा का उन पर स्पष्ट प्रभाव था। इस कारण यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की बहुत भूमिका थी। उपयुक्त जीवन को अपनाकर हम आधुनिकता से जुड़े रहकर अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति को कायम रखते हुए एक अच्छे सामाजिक नागरिक बन सकते हैं एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अगला देखते हैं, जूझ कहानी में किस पात्र ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने पूछा है जूझ कहानी में आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया है। तो जूझ कहानी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है दत्ताराव जी देसाई ने। किसने किया है? दत्ताराव जी देसाई ने प्रभावित किया है। और उनके चरित्र की दो विशेषताएं लिखी है, एक तो सम्माननीय व्यक्ति थे वो, और एक तर्कशील थे। राव साहब गांव में सम्मानित जमींदार थे। वो उदार और नेक दिल व रोबीले थे। बच्चों व महिलाओं के प्रति सद्व्यवहार करते थे और सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे और उनकी कोई बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। तर्कशील, राव साहब बेहद तर्कशील थे। उनके तर्कों के सामने लेखक का पिता निरुत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूझ कहानी में किशोर और किशोरियां कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करते हैं, मतलब लड़के और लड़कियां। किशोरी मतलब 14-15 साल के ऊपर वाले जो होते हैं, 18-20 साल के पहले। ठीक है, इसका उत्तर भी देखते हैं। तो जूझ कहानी प्रेरणादायी संघर्षपूर्ण कहानी है। इसमें किशोर और किशोरियां निम्न जीवन मूल्य मूल्य ग्रहण कर सकते हैं। पहला, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता, लगनशीलता, संघर्षशीलता और आत्मविश्वास। श्री सोदलगेकर के अध्यापन की दो विशेषताएं जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। पहली बात तो ये कि लेखक बताता है कि कक्षा में पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते हैं। कह रहे टीचर वही अच्छा है जो पढ़ाता है तो बिल्कुल आनंदमयी हो जाए। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। वे गाकर कविता पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बहुत बढ़िया लय ताल और उनके साथ ही उनकी पास रसिकता भी थी। उनके पास उसकी रसिकता भी थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी कविताएं भी उनको कंठस्थ याद थी। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी विशेषता, वे स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आई तो वे अपनी भी एकाध कविता सुना देते और उनके मधुर कंठ से कविता पाठ सुनकर छात्र मंत्र मुग्ध हो जाते थे। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं, तीन विशेषताएं, चार, जितनी आप लोगों को याद रह जाए, 2-3 भी लिखेंगे तो चलेगा। यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति थे। यशोधर बाबू सरल, सादी, रिश्ते नाते वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते थे। यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, उच्छृंखल होने, कम कपड़े पहनने तथा नए नए उपकरणों को अपनाने के पक्षधर नहीं थे। यशोधर बाबू चारों ओर के विरोध के बावजूद पिता का कर्तव्य पूरा निभाते थे और वे अपने बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा दिलाते थे। अगला है, लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कही। आप लेखक के पक्ष में हैं या विपक्ष में, समझाइए।
बिल्कुल पक्ष में है, क्योंकि उस टाइम पे नदियों का, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब नदियों का या नदी के किनारे बसी थी। वहां पे कुएं वगैरह भी थे, पानी के लिए नलों की व्यवस्था भी उस जमाने में भी वहां पे थी, नालियां बनी हुई थी, पक्की सड़कें थी, इसके अलावा ईंटों के बने हुए मकान थे। ये आप लोगों ने सामाजिक ज्ञान में भी पढ़ा होगा और इस पार्ट में भी दे रखा है। ये पार्ट भी बहुत बड़ा है पर इंटरेस्टेड है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इतिहास का नॉलेज भी बढ़ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार व बेजोड़ जल निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक ने इसे जल संस्कृति की संज्ञा दी। यह सभ्यता नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है। यहाँ पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं मिले। ये कुएं पानी की बहुत आयात को सिद्ध करते हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मतलब नहाने के बाथरूम भी मिले। जल निकासी के लिए नाले बने हुए थे जो पक्की ईंटों से बने थे। ये ईंटों से ढके हुए थे और मकानों में भी अलग अलग स्नानागार मतलब बाथरूम बने हुए थे। मुहरों पर उत्कीर्ण पशु, शेर, हाथी या गेंडा जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहा? महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबे भवन के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच लदान, 3 तरफ बरामदे तथा छोटे छोटे कमरे हैं। इसे पुरातत्ववेत्ता धार्मिक अनुष्ठान का स्थान कहते हैं। इस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहा है। मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प की समानताएं लिखिए। तो दोनों में सड़कें थी, सारे घरों की पीठ है, दोनों जगह कोई घर सड़क पर नहीं खुलता है, ठीक है, गलियों में खुलते हैं, मतलब दोनों जगह सड़क की ओर सारे घरों की पीठ है, मतलब सड़क की ओर घरों की पीठ है, और दोनों जगह कोई घर सड़क पर नहीं खुलता है, मतलब मेन सड़क पे उनके घरों के दरवाजे नहीं थे। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक किसकी याद आई? मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को जैसलमेर के मुहाने पर स्थित पीले पत्थर के घर वाला खूबसूरत गांव कुलघरा की याद आई। मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे होने का क्या कारण हो सकता है? मोहनजोदड़ो में बड़े घरों में छोटे छोटे कमरे होने के कारण शहर की आबादी काफी रही होगी अथवा नौकर चाकर रहते होंगे। दोनों में से एक चीज थी कि या तो वहां पे आबादी ज्यादा होगी इसलिए कमरे ज्यादा चाहिए होते होंगे, या वहां पे नौकर चाकर ज्यादा होंगे इसलिए वहां पे कमरे ज्यादा चाहिए होते होंगे। तो यहाँ पे हमारा वितान के प्रश्न उत्तर 15 कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। हमने वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम, काव्यखंड, गद्यखंड और काव्य बोध सभी के ऑब्जेक्टिव इसके पहले वीडियो में दे चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के वीडियो आप देख सकते हैं, अन्य विषय के वीडियो आप देख सकते हैं, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।